माह रमज़ान गुजर गया, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, महंगाई से पीछा न छुड़ाया जा सका। एक जानिब सस्ता आटा स्कीम बंद तो दूसरी तरफ 10 किलो आटे का थैला 2 गुना महंगा। 115 रुपये 30 पैसे किलो बिकने वाला आटा अब 130 रुपये किलो में फ़रोख्त। मुल्क की तारीख में पहली बार पुरानी गंदम 2300 रुपये मन से 3900 रुपये फ़ी मन की गई है। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला गुजर सिंह के इलाके में और फ्री आटा स्कीम ईद की छुट्टियों के बाद बंद है और अब जो है ओपन मार्केट में जो आटा है उसकी कीमत जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जो है उसकी लगाई गई है। चूँकि वैसे तो सरकारी रेट जो है वो 115 रुपये 80 पैसे है, जबकि जो फ्री आटा जो इस वक्त फ़ी किलो आटा है वो भी 15 रुपये इजाफ़ी जो है वो महंगा बेचा जा रहा है। जबकि 10 किलो आटा जो है उसका थैला नायाब है मार्केट में, जिसकी कीमत 1150 से ज़्यादा है। इसी तरह 22 किलो आटा जो है वो मार्केट में मिल रहा है। चूँकि 15 किलो आटे का थैला जो है वो 22 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है और ये आटा जो है फ़ाइन आटा कहलाता है। अमीरों का पोश इलाकों में इस आटे को बेचा जाता है, जो आम आवाम के लिए भी आम मार्केट में रखा जाता है ताकि लोग इसको महंगा तस्वुर करके ख़रीदें। और इसके साथ साथ जो 20 किलो आटे का थैला है वो भी मार्केट से गायब है। इस स्टोर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे जब दुकानदार से बात हुई तो यहाँ पे भी जो आटा है वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है, जबकि उनका ये कहना है कि रमज़ान में तो बिल्कुल ही आटा नहीं आया, मगर अब जो है इक्का दुक्का जो है 1 या 2 बोरियाँ जो हैं वो दी जाती हैं, मगर आज के दिन में आटा मार्केट में नहीं आया। इसी तरह अगर गंदम की बात करें, गंदम की प्रोक्योरमेंट की, तो जो फ़ी मंथ प्रोक्योरमेंट है वो 4500 रुपये फ़ी मंथ से 5500 रुपये फ़ी मंथ बेची जा रही है, जो कि एक होशरुबा इजाफा है। जो है फ़ी किलो आटा जो है 130 रुपये यानी कि 15 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा ख़रीदने पर मजबूर हैं, जबकि आटा पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। शहरियों की चीखें जो हैं वो अपनी जगह निकल रही हैं और महंगाई में पिसे हुए शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैजानी कैफियत में मुब्तला हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया ज़ाहिद। चीनी की सरकारी कीमत में 7 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो का इजाफा। मुल्क भर में चीनी की परचून कीमत 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। चीनी की कीमत में 14 रुपये 58 पैसे सेल्स टैक्स शामिल हो गया है। मार्केट में चीनी 125 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मार्केट में नई कीमत के इजरा के बाद क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, नए क्रशिंग सीज़न के बाद शुगर मिल्स की जानब से जो चीनी फ़रोख्त की जा रही थी और मनमानी कीमत पर फ़रोख्त की जा रही थी, क्योंकि नया सरकारी रेट जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर वफाकी वजारत खुराक व ज़राअत की जानब से नया रेट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक परचून की सतह पर चीनी का रेट 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया गया है, जो कि गुज़श्ता कीमत से 7 रुपये 82 पैसे तक ज़्यादा है। ताहम मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चीनी इससे महंगी फ़रोख्त हो रही है और उसकी वजह यह है कि चूँकि अभी इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने इक़दाम शुरू नहीं किए, जबकि शुगर मिल्स की जानब से और थोक मार्केट में भी चीनी की कीमत ज़्यादा देखी जा रही है। इसलिए मार्केट में ताहाल 120 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त हो रही है। एक दुकानदार से ज़रा जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में असल में सूरत हाल है क्या। इस वक्त चीनी की मार्केट में क्या सूरत हाल है? इस वक्त मार्केट में होलसेल चीनी की सूरत हाल 112 से 14 रुपये है, और लेकिन आपसे अभी हमने सुना है 98 समथिंग आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ना वो मार्केट कम हुई है अभी तक। आप अगर 98 रुपये 99 पैसे आपको कितने रुपए किलो मिले तो आप बेच सकें? कम से कम 3 रुपये के जी दुकानदार को मिलना चाहिए, तो फिर जाके वो होता है। लेकिन इसका फ़र्क ही बहुत है, तकरीबन 15-20 रुपये के जी का फ़र्क चल रहा है गवर्नमेंट का और मार्केट का। बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त मार्केट ज़राए जो उनका यही कहना है कि जिस वक्त शुगर मिल्स की जानब से और थोक मार्केट की जानब से रेट कम हो जाएंगे तो परचून की सतह पर ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाएंगे। जो नया रेट मुकर्रर किया गया इसमें 14 रुपये 58 पैसे सेल्स टैक्स शामिल है, 2 रुपये फ़ी किलो ट्रांसपोर्ट चार्जेस शामिल किए गए हैं और 1 रुपया परचून फरोश का मार्जिन भी रखा गया है। और ज़िला इंतज़ामिया को पाबंद किया गया है कि वो फौरी तौर पर नई कीमत पर अमल दरामद कराएँ। ताहम अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानब से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और मार्केट में पुरानी कीमत यानी तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद।
रमज़ान के बाद महंगाई का नया तूफान सर उठाने लगा। सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। तनूर मालिकान ने खुद साख्ता तौर पर रोटी की कीमत बढ़ाई। बेशतर तनूर मालिकान सादा रोटी 20 रुपये की फ़रोख्त करने लगे। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि सादा रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपये मुकर्रर है। खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो लाहौर के 70% तंदूरों पर सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये अज़ इजाफा किया गया है और इस वजह से तंदूर मालकान ने ये इजाफा किया है। लाहौर में तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपये की फरोख्त की जाने लगी है, जबकि इस वजह से अगर बात की जाए तो शहर में इस वक्त आटा जो है वो नायाब है और जो फ्री आटा था वो स्कीम बंद कर दी गई है, जिसकी बाइस जो है वो अब रमज़ान खत्म और ईद की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं और अब जो है ओपन मार्केट में आटे की कीमत जो है वो इस वक्त 130 रुपये है, जिसके बायस जो है जो तंदूर मालकन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है उनके सदर आफ्ताब अब्दुल का कहना है कि इस वक्त बाज़ाब्ता कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन तंदूर मालकान ने आटे की शॉर्टेज और कीमतों को मद्देनजर रखते हुए खुद साख्ता इजाफा किया है। सादा रोटी की सरकारी कीमत में बाज़ाब्ता इजाफे के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। सादा रोटी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन रोटी की सरकारी कीमत में 15 रुपये इजाफा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रोटी की सरकारी कीमत जो है वो 15 रुपये है, जबकि खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकारी रेट में इजाफे तक फी रोटी तंदूर मालकान को इजाफी रेट पर ही फरोख्त नहीं की जाने की इजाज़त होगी, जबकि मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो शहर के मुताबिक तंदूर जहाँ पे टाउनशिप का इलाका है, गुलबर्ग का इलाका है, इसी तरह जो बड़लब नहर है उसके इर्द गिर्द की जो वादियाँ हैं वहाँ पे भी जो रोटी है सादा रोटी उसकी 20 रुपये कीमत है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नान की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया है ईद के दिनों में और अभी भी, मगर मौजूदा सूरत हाल में शहर में आटे की शॉर्टेज है, जबकि 10 किलो आटा और 20 किलो आटे का थैला नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो है वो शहर में इस वक्त जो 15 किलो आटे का थैला वो 2200 रुपये का जो है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद जो है तंदूर मालकान जो है वो परेशान है। उनको ये खुद साख्ता रोटी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। मगर मौजूदा सूरत हाल में सदर आफ्ताब गिल का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाई है कि रोटी की कीमत 15 की बजाय 25 रुपये की जाए और 25 रुपये रोटी की कीमत अगर नहीं होगी तो तंदूर मालकान जो है वो खुद साख्ता रोटी की कीमतों में इजाफा करने के लिए जो है वो करेंगे और जो इस वक्त मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ पे भी सादा रोटी की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। 5 रुपये जो है उसका इजाफा किया गया है, जिससे 15 रुपये की बजाय रोटी अब मुतअद्दिद तंदूरों पर 20 रुपये की फरोख्त होने लगी है। जी शुक्रिया इमरान। महंगाई का रोज़ाना टूट सका। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रॉयलर सस्ता हुआ तो अंडे महंगे हो गए। शहरी कहते हैं महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। महंगाई की दुहाई कम न हुई, मौसमी सब्जियां पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। प्याज 5 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 80 रुपए फी किलो मिल रहा है। टिंडे 10 रुपए इजाफे के साथ 60 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में टिंडे 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मेथी 110 रुपए की बजाय 140 रुपए फी किलो है। खीरा देसी 100, करेले 80, भिंडी 180 रुपए फी किलो दस्तयाब। शिमला मिर्च 80, मटर 170 और गाजर चाइना 80 रुपए फी किलो बेची जा रही है। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। कहते हैं एक वक्त की हंडिया 700 रुपए तक बनती है। महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही है। मन माने रेट वो जो मर्जी लगा लें, पूछने वाला है कोई नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मंडी में अपना रेट है। थोड़ी सी सब्जी ली है मैंने और ये 150 रुपये बिल बन गया। अभी इसमें और भी जाके कितनी चीज़ें ऐड करनी हैं। हाँ जी, तो वो खुद हिसाब लगा लें, एक छोटी सी हांडी बनाने के लिए कितना खर्चा आ जाता है। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर 17 रुपए सस्ता हो गया। फी किलो कीमत 540 रुपए पर आ गई। अंडे 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 271 रुपए तक पहुँच गई। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। वफाकी हुकूमत ने सुई गैस का कम से कम बिल 500 रुपये मुकर्रर कर दिया। नॉन प्रोटेक्टेड गैस इस्तेमाल करें या ना करें, फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। देखिए ये रिपोर्ट।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ को तरस के विफाकी हुकूमत ने गैस बिलों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिलों पर 500 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। एक या एक से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रवा माह से फिक्स चार्जेस की वसूली शुरू कर दी। गैस फिक्स चार्जेस और मीटर रेंट 40 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ गैस इस्तेमाल न भी करे तो हर माह कम से कम 500 रुपए बिल अदा करना होगा। ये चार्जेस जनवरी 2023 से लागू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को 3 माह के बकायाजात मीटर रेंट और गैस टैरिफ की मद में अदा करना होंगे। सार्फिन को चार्जेस बिलों में लगकर आना शुरू हो गए। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कहना है कि ये ओगरा का फैसला है जो लागू किया गया, ताहम ये नवंबर दिसंबर में 0.9 क्यूबिक हेक्टर से कम गैस बिल वालों पर लागू नहीं होगा। कम गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फिक्स चार्जेस से मुस्तस्ना होंगे। सुई गैस सार्फिन का कहना है कि बकायाजात की वसूली ज्यादती है। जो गैस कई माह पहले इस्तेमाल हो चुकी उसका बिल क्यों दें? ये सारिफ हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद हलकों के टिकट तब्दील कर दिए। इमरान खान ने रिव्यू कमेटी में दरखास्तों का जायज़ा लेने के बाद टिकट तब्दील किए। ज़ेर इल्तवा हलकों के भी टिकट जारी कर दिए गए। PP 7 से तारिक मुर्तज़ा, PP 11 से आरिफ अब्बासी को टिकट मिल गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए और किन किन इलाकों के टिकट तब्दील किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सूबे के 21 हल्कों में पार्टी टिकट तब्दील कर दिए, जबकि 9 जो ज़ेर इल्तवा हल्के थे वहाँ पर भी अब टिकट अनाउंस कर दिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत रिव्यू कमेटी ने एतराज़ात का जायजा लेने के बाद टिकटों में तब्दीली का फैसला किया है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो सेंट्रल पंजाब में जो टिकटें तब्दील हुई हैं उसमें PP 50 में अफ्तार बैंक को टिकट दिया गया है, PP 57 में अली वकील को और PP 61 में राना नजीर को टिकट दिया गया। इस तरह PP 62 में मोहम्मद अली और PP 137 में अबूजर चद्दर और PP 162 लाहौर में प्याज भट्टी को टिकट दिया गया है। इसी तरह PP 176 में महर सलीम और PP 177 कसूर में जो है वो बैरिस्टर शाहद मसूद को टिकट दिया गया है। अगर नॉर्थ पंजाब की बात करें तो वहाँ PP 7 में तारिक मुर्तज़ा और PP 10 में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर और PP 11 में आरिफ अब्बासी और PP 73 में सुहेल गुज्जर को टिकट दिया गया। PP 89 है उसमें नजीर सोफी को टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें वेस्ट पंजाब की तो यहाँ पर PP 101 में शहीद दाऊद, PP 108 में नजीर महताब सिंधु और PP 199 में चांद PP और PP 194 में सलमान सफ्तर, PP 97 में शिफली नियाजी और PP 198 में मोहम्मद गुमरा और PP 201 में मेजर रिटायर्ड सरवर को टिकट दिया गया है। आपका शुक्रिया लियाकत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट होने पर सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखेगी। प्रोफेसर ताहिर सदीक कमेटी के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। चेयरमैन कमेटी के अरकान केसेस की तशख़ीस, मैनेजमेंट और इलाज के मामलात के ज़िम्मेदार होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फरीद जफर ने मुल्क में मंकी पॉक्स केस से रिपोर्ट होने पर सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखेगी, जिसमें प्रोफेसर ताहिरा सदीक कमेटी के फोकल पर्सन मुकर्रर की गई हैं और कमेटी के दीगर अरकान में प्रोफेसर अनिला असगर, प्रोफेसर फहीम अफजल, प्रोफेसर इरफान मलिक, डॉक्टर गजाला रूबी, डॉक्टर सैयद जाफर हुसैन शामिल और 6 रुकनी कमेटी के अरकान केसेस की तशख़ीस, मैनेजमेंट और इलाज के मामलात की जिम्मेदारी देखेगी, जो कि महकमा सेहत पंजाब के बरवक्त इक़दाम की वजह से इंशाल्लाह बीमारी के फैलाव को सदा में ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। और इस वाले से प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का कहना है कि बरौने मुल्क सफ़र करने वाले अफराद एहतियाती तदबीर पर अमल यकीनी बनाएं ताकि मंकी पॉक्स को फैलने से रोका जा सके। बिलाल, नाजरीन को मंकी पॉक्स की अलामात के हवाले से भी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, ये जो मंकी पॉक्स की बीमारी है ये बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मुंतकिल हुई है। इसके फिलहाल 2 केसेस जो हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। ये एक जानवरों से इंसान में फैलती है, फिर इंसान में फैलने के बाद इसकी जो ट्रांसमिशन है, जो फैलने की जो शरह है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसकी जो इब्तदाई अलामात है, इसमें भी जिस्म के ऊपर जो रेड कलर के जो निशान हैं, धब्बे हैं, ये बनते हैं। फिर इसके साथ साथ तेज़ बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, आंखों के जो आई बॉल है यहाँ पे दर्द होता है और ये इसकी इंडिकेशन है। और इसमें अभी तक जो ज़ाहिरी सबसे ज़्यादा जो अलामात देखी गई है वो जिस्म। बिलाल, ये भी बताएगा कि इस बीमारी के इलाज के लिए कोई वैक्सीन इस वक्त मार्केट में मौजूद है या ये अभी तक लाइलाज मर्ज है?
جو منکی پاکس بیماری ہے اس کی فی الحال ویکسین ابھی اویلیبل نہیں ہے، اور اسی جس طرح کرونا کے حوالے سے ابتدائی طور پہ جو ہے یہ طبی امداد دی گئی تھی اور مختلف جو پرسکرپشن سے یہ میڈیکیشن تھی وہ یوز کی گئی تھی، اسی طرح منکی پاکس کی فی الحال کوئی ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے بیماری کی انڈیکیشنز اور سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے محکمہ صحت کی جانب سے بھی تمام تر جو پریکاشن میئرز ہیں یہ لیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کے جو پروفیسرز ہیں ان کی ایک 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ آپ کا بہت شکریہ محمد بلال۔ پارٹی دفتر جیل روڈ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی صدارت میں اجلاس، شرکاء کا ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پارٹی کے تمام امیدواروں کو اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم پر توجہ دینے کی ہدایات۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، اپڈیٹ کیجیے۔ ابھی صدر پی ٹی سینٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سے صوبائی آفس میں اجلاس ہوا، جس کے ڈور ٹو ڈور مانیٹرنگ کمپین کے حوالے سے جو ہے اجلاس کیا گیا، اور اس میں ڈور ٹو ڈور جو انتخابی مہم ہے اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پارٹی کے تمام امیدوار ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں ڈور ٹو ڈور کمپین پر فوکس کریں اور پارٹی امیدوار عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ تمام حلقوں میں پارٹی کے مضبوط امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ انشاءاللہ عوام کے ووٹوں کی طاقت سے تحریک انصاف کی انتخابات میں بھاری اکثریت کامیابی حاصل کرے گی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔ ڈپٹی ڈی ای او ایلیمنٹری تحصیل سٹی لاہور عامر شہزاد کی نااہلی گورنمنٹ اقبال ماڈل پرائمری اسکول سمن آباد ٹیکس کی عدم ادائیگی پر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا۔ والدین کا ٹیکس بر وقت ادا نہ کرنے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ سامنے آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، ڈپٹی ڈی او ایلیمنٹری تحصیل سٹی عامر شہزاد کی یہ مبینہ غفلت ہے، جس کی وجہ سے جو ایک علاقے کا اسکول ہے اس کو سیل کر دیا گیا۔ کرائے کی بلڈنگ میں قائم سرکاری اسکول گورنمنٹ اقبال ماڈل پرائمری اسکول سمن آباد جو ہے وہ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سیل کر دیا گیا، اور جیسے کہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول سیل ہونے کے بعد بچے جو ہیں وہ اسکول کے باہر گیٹ پر موجود ہیں اور ان کے والدین بھی موجود ہیں، اور وہ احتجاج کریں اور فوری طور پر انہوں نے اسکول کو دوبارہ کھلوانے کا مطالبہ کیا، اور اس غفلت پر متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آتے یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس کی ادائی کرنا جو مالک ہے اس پر ہوتا ہے یا متعلقہ حکام نے ٹیکس ادا کرنا تھا جو نہیں ادا کیا گیا؟ جی جو ٹیکس جو بلڈنگ اس وقت محکمہ اسکول ایجوکیشن کے قبضے میں ہے، تو یہ ٹیکس وغیرہ کا جو چلان فارم آتے ہیں وہ اسکول نے مالکان کو دینے ہوتے ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے ہی یہ وقت پر ٹیکس کا جو بل ہے یا چلان ہے وہ مالک مکان کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے عدم ادائیگی پر اب جو بلڈنگ کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہی مطالبہ جو ہے وہ اساتذہ بھی کر رہے ہیں اور والدین بھی کر رہے ہیں کہ جو متعلقہ افسر جس کی غفلت ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جی متعلقہ آفیسر کی غفلت کی وجہ سے بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ عاطف۔ سیشن عدالت میں عید کی تعطیلات کے بعد پہلے روز 416 نئی درخواستیں دائر، 160 ملزمان پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے اور عبوری ضمانتیں دائر کر دی۔ 26 ملزمان نے جیلوں سے اپنے وکلاء کی وساطت سے ضمانتیں دائر کی، 39 سائلین نے اندراج مقدمہ کی درخواستیں دائر کی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے۔ نعمان اپڈیٹ کیجیے۔ جی سیشن عدالت میں عید کی تعطیلات کے بعد عدالتوں کی رونقیں بحال ہو گئیں، اور عید کی تعطیلات کے بعد پہلے روز ہی 416 سائلین نے سیشن عدالت میں نئی درخواستیں دائر کیں۔ 160 ملزمان پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے اور بری ضمانتیں عدالت میں آ کر جو ہے وہ دائر کی، پولیس ان کو گرفتار نہ کر سکی۔ اس حوالے سے 26 ملزمان نے جیلوں سے اپنے وکلاء کی وساطت سے ضمانتیں دائر کی، 39 سائلین نے اندراجن کرنے کی درخواستیں دائر کی، 11 سائلین نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی درخواستیں دائر کی، 23 سائلین نے ہراساں کرنے کے خلاف پولیس کے خلاف درخواستیں دائر کی۔ اس طرح سے مجموعی طور پر آج جو 416 سائلین تھے انہوں نے پہلے روز ہی سیشن عدالت میں انصاف کے لیے مختلف نوعیت کی درخواستیں دائر کی، جس پر عدالتوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جی ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری روز، الیکشن کمیشن نے پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کے لیے رات 12 بجے تک توسیع کر دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار رات 12 بجے تک ریٹرننگ آفیسرز کو پارٹی ٹکٹ جمع کرا سکتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز پارٹی ٹکٹ وصولی کے ساتھ ہی انتخابی نشانات
अलॉट करेंगे। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी जमा टिकट जमा करने का आज आखिरी रोज है। तर्जुमान सिपाही इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की सूरत के पेश नजर पार्टी टिकट जमा कराने की रात 12 बजे तक की तस्वीर कर दी है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा करा सकते हैं। रिटर्निंग अफसरान पार्टी टिकट वसूल करने के साथ ही इंतखाबी निशानात अलाट करेंगे। इंतखाबी निशानात के अलाटमेंट के बाद उम्मीदवार की आठवीं फहरिस्त जारी की जाएगी। यासिन, ये बताइएगा कि नून लीग की जानिब से अब तक पार्टी टिकट अलॉट नहीं किए गए, ना ही हलकों में जो उनके उम्मीदवार हैं उन्हें फाइनल किया गया है। इस हवाले से नून लीग ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, क्योंकि आज रात 12 बजे तो ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो नून लीग ने बाइकाट कर रखा है। साहब उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तो कागजात जमा करा रखे हैं। अगर वो पार्टी टिकट नहीं देते तो वो उनमें से कुछ आजाद इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो है नून लीग ने फैसला किया है कि वो अपने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे और जो बज़ाहिर जो है उन्होंने इसका इलेक्शन का बाइकाट ही किया हुआ है। और उनका कहना है कि अभी तक हम चूँकि टिकट नहीं किए, जारी नहीं किए, इसे बाइकाट ही समझा जाए। लेकिन जो उम्मीदवार है वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस न लेने का भी फैसला कर रखा है। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। पीटीआई रहनुमा पर मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने की मोहलत मांग ली। हाईकोर्ट ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी और मुसर्रत चीमा की दरख्वास्तों पर समाअत की। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिए इस दरख्वास्त के हवाले से। इशफाक से राबता मुनक़ता हो गया है। अहम दरख्वास्त के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं पर मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। मरकज़ी सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, फैसले का वक्त करीब है, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, इन शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए श्री परवेज़ इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और मौसूल जजों पर इल्ज़ाम ताकि नून लीग का पुराना वसीला है। सिवासी फिर से इलेक्शन से फरार की तलाश में TVN जमातों की अक्सरियत की इलेक्शन से हक में है। अब पाकिस्तानी मईशत और सियासत बचाने के लिए बोल्ड फैसले करने होंगे और नायल हुक्मरानों ने मैं ना मानू की रस ना छोड़ी तो मुल्क और अवाम संगीन मसाइल से दो चार होंगे। श्री परवेज़ ने कहा कि अवामी गैज़ो गज़ब से बचने के लिए ये सुनाम मुल्क से एक मरतबा फिर फरार हो जाएंगे और इलेक्शन से खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं। TVN जितना जल्दी समझे उनके लिए इतना ही अच्छा है। हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है और मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीति और गैर संजीदगी मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है। इसकी शुक्रिया लियाकत। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब ने दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने उस्मान बुज़दार को 2 मई को तलब किया है। नैब ने उस्मान बुज़दार को मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार को मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस केस में तलब किया है। नैब ने उस्मान बुज़दार से असासों का मज़ीद रिकॉर्ड भी तलब किया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिए इस हवाले से। राहिल, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। राहिल से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को नैब ने दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब ने उस्मान बुज़दार को 2 मई को तलब किया। नैब ने उस्मान बुज़दार को मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार को मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस केस में तलब किया गया है। नैब ने उस्मान बुज़दार से असासों का मज़ीद रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। आपको बताएं कि नैब ने उस्मान बुज़दार को 2 मई को तलब किया है। राहिल से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी राहिल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 2 मई को जो है वो दोबारा तलब कर दी है। आमदन से ज़्यादा सियासतजात और
منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے نیب جو ہے وہ عثمان بزار سے تحقیقات کر رہی ہے. آج جو عثمان بزار کو جو ہے وہ نیب نے طلب کیا تھا, عثمان بزار نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے تقریباً 2.25 گھنٹے تک جو ہے وہ موجودہ ڈائریکٹر محمد حسنین نے جو ہے وہ تحقیقات کی. تاہم جو معلومات مانگی گئی تھی محمد عثمان بزار سے, وہ معلومات جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی نیب کو, اور عثمان بزار کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 2 مئی کو جو ہے وہ معلومات فراہم کر دی جائیں گی. تاہم نیب نے دوبارہ انہیں جو ہے وہ 2 مئی کو طلب کیا اور کہا ہے کہ تمام جو مطلوبہ معلومات ہیں وہ ساتھ لے کر ہیں, جس میں ان کے دور میں ان کی جو بھی جائیداد انہوں نے بنائی ہے جو ان کو تحفے میں ملی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی آمدن ان کی ہے بغیر مزید ٹریولنگ کی ہے انہوں نے, اس وجہ سے تمام معلومات جو ہیں وہ 2 مئی کو ہمراہ لانے کی ہدایات جو ہے انہیں کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے راہیل, بہت شکریہ. آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر صدارت پولیس ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس. شہید پولیس ملزم کی بہن کو شہید کوٹا میں بھرتی کرنے کا فیصلہ. شہید کوٹا میں اس سے قبل بیٹا بیٹی اور بھائی کو بھرتی کیا جاتا تھا. بھائی اور بچے نہ ہونے کی صورت میں بہن کو بھرتی کیا جائے گا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل راجی, پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پنجاب پولیس کے شہدا کی فیملی کے لیے ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے. پنجاب شہدا کی بہن بھی شہدا کوٹے میں بھرتی ہو سکے گی. آج پنجاب کی پولیس ایگزیکٹو بورڈ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, جس کا جلد یہ مراسم میں کہا گیا ہے کہ شہید کوٹے میں اس سے قبل بیٹا, اس کے علاوہ بیٹی اور بھائی کو بھرتی کیا جاتا تھا. بھائی اور بچے نہ ہونے کی صورت میں اب بہن کو بھی بھرتی کیا جائے گا. شہید کوٹے میں بھرتی کے رول میں ترمیم بھائی کے بعد بہن کو بھرتی کرنے کی سفارش جو ہے وہ کر دی گئی ہے. شہید کوٹے میں بھائی اور بچوں کے بجائے سبلنگ کا لفظ شامل کرنے کی سمری منظوری کے لیے حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے, اور جیسے ہی حکومت کی منظوری آ جائے گی اس کے بعد باقاعدہ بھرتی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے مدثر, بہت شکریہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سی بی ڈی پنجاب بلیورڈ انڈر پاس کا دورہ. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 5 مئی کی ڈیڈ لائن, سی ای او سی بی ڈی کی مقررہ ڈیڈ لائن تک کام مکمل کرنے کی یقین دہانی. مزید جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے لاہور میں کلمہ چوک ری ماڈلنگ اور سی بی ڈی پنجاب بلیورڈ پروجیکٹ کا دورہ کیا اور ترقیاتی جو کام وہاں پر چل رہے ہیں ان کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو منصوبے کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا, جس میں بتایا گیا کہ منصوبہ تکمیل کے قریب ہے اور توقع یہ ہے کہ اس منصوبے سے گلبرگ اور ملحقہ علاقوں میں جو ٹریفک روانی ہے اس میں بہتری آئے گی. اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے اور علی زیب روڈ بیرل کو ہر لحاظ سے مکمل کرنے کے لیے 5 مئی 2023 تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس سے قبل یہ پلان کیا گیا تھا کہ 23 مارچ تک جو کلمہ چوک ری ماڈلنگ کا منصوبہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا, اور اس ری ماڈلنگ سے نکلنے والے جو 2 بیرل ہیں ان کی تعمیر کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا. لیکن یہ منصوبہ 23 مارچ کی ڈیڈ لائن تک مکمل نہ ہو سکا, تو اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ 5 مئی 2023 تک اس منصوبے کو ہر لحاظ سے مکمل کر لیا جائے, جس میں اس منصوبے کی جو رینوویشن ہے, اس کے علاوہ جو بیرل تعمیر کیے جانے ہیں اور جو مشینری ہے اس کو بھی ہٹانے کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. آج کی اس بریفنگ کے دوران سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین کی جانب سے والٹن روڈ کی جو اپ گریڈیشن ہے اس کے حوالے سے بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی گئی, جس میں یہ بتایا گیا کہ آئندہ ماہ سے والٹن روڈ کی ریہیبلیٹیشن کے منصوبے پر بھی کام کا آغاز کر دیا جائے گا, جبکہ ایک جو راستہ ہے اس کو سی بی ڈی پنجاب سے والٹن روڈ کے ساتھ بھی منسلک کیا جائے گا, تاکہ جو یہ گلبرگ میں کمرشل ہب بننے جا رہا ہے. بہت شکریہ زین.